हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लेके आया हूँ। ठीक है, न्यू क्या है आपका। मैं आज से जो आईटीआई फर्स्ट ईयर, ठीक है, और जो आईटीआई सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराना जा रहा हूँ। ठीक है, यानी आज से मैं आईटीआई का जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है उनका सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो क्योंकि जैसा आपको पता है कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि एक मंथ में मैं आपका कंप्लीट कोर्स पूरा कराऊँ। ठीक है, यानी कोर्स कंप्लीट कराऊँ आपका। ठीक है, अब एक मंथ में मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊँगा, तो उसमें आपको मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा। मेरा पढ़ाने का तरीका होगा जो वो होगा कि हर चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है, पढ़ाऊँगा तो पूरा ही। जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे उनको पहले पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, वैसे हर चैप्टर का पूरा कंप्लीट कराऊँगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उनको ज़्यादा करवाऊँगा। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो भी आपको करवाऊँगा। एमसीक्यू जो होंगे वो भी आपको कराऊँगा। तो टारगेट रहेगा, ये रहेगा कि एक मंथ में कंप्लीट कोर्स कराया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा एक महीने बाद आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से क्या है, एग्ज़ाम जो रुके हैं, फर्स्ट ईयर वालों के क्या पता पोस्टपोन्ड हो, मगर सेकेंड ईयर वालों के तो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक महीने में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कोर्स आपका हो जाए। ठीक है, जो भी आपने पहले पढ़ा होगा कॉलेज टाइम पे अपने, जहाँ भी आप जो भी आपका कॉलेज होगा, ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा वो रिवाइज हो जाएगा आपका एक तरीके से। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी क्या है, एक मंथ में जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी पेपर में आ सकता है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं अभी जो इस वीडियो में है मैं आईटीआई फर्स्ट ईयर जो का पहला जो चैप्टर है वो आज करवाऊँगा। उसमें भी दो पार्ट में बनाऊँगा फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। बाकी जो ये बुक होगी जिससे मैं पढ़ाऊँगा आपका, ये रॉयल की बुक है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, जिसके जो राइटर हैं डी सिंह, GL मारवा। ठीक है, तो आप ये एन स्क्वायर लेवल 5 की बुक है जो न्यू पैटर्न पे है। ठीक है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, मैं इससे पढ़ाऊँगा आपको। तो आपने जो भी बुक होगी सेम ही होगा। ठीक है, सिलेबस सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत सिलेबस तो सेम होगा। बुक राइटर जो होंगे उनकी जो राइटिंग होगी वो थोड़ा अलग होगी। ठीक है, उनका तरीका अलग होगा, इस बुक का अलग होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है परिचय एवं विद्युत सुरक्षा सावधानियाँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी प्रिकॉशन। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर में। तो आज हम इसको देखेंगे। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको आज करवा दूंगा। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में। तो बिजली की आपको पता है हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, आपको पता है। ठीक है, तो जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, घरों में, दुकानों में, छोटे छोटे उद्योगों में, हर जगह क्या है, मनोरंजन के जो भी साधन है, दूर संचार के, जैसे आपके टेलीकम्युनिकेशन हो गए, मोबाइल हो गए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है इंपॉर्टेंस है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो भी मशीन होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इसका। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो नहीं हमें कहीं से मिल जाती है, हम इसका क्या करते हैं, पहले प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं, आपको पता है, डैम बना के करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट बना के करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम आसानी से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है पानी की हेल्प से हम इसको बिजली बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई, आपको पता है, वो भी क्या, कोई नुकसान भी नहीं है। वैसे नुकसान की, जैसे एसी चलाते हैं तो उससे कुछ गैसेस निकलती है, वो अलग नुकसान है। मगर वैसे अगर हम यूज़ करें, जैसे लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्योंकि आप
इलेक्ट्रिशियन बनने जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस इसका। सेकंड चीज़ हम इसमें देखते हैं, सेकंड जो है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको पता है अगर आप कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिशियन क्या है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत हर जगह है, ठीक है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा होगा, जहाँ पे भी बिजली से काम हो रहा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होगा, ठीक है। चाहे वो आपके क्या हो गए, पावर प्लांट हो गए, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, पावर स्टेशन हो गए, ठीक है, कोई भी मशीन्स हो गई। तो हर जगह हमें क्या है, एक शिक्षित इलेक्ट्रिशियन यानी जिसे काम आता होगा उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में अगर हमें कहीं पे भी कोई मशीन ऑपरेट करानी है तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि अब आने वाले टाइम पे जैसे जैसे क्या होगा, आपका मशीन्स नई नई न्यू 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 टेक्नोलॉजी आएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की जो होगी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। यानी जहाँ पे भी ये काम इलेक्ट्रिशियन मतलब जहाँ पे मशीनों का काम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिशियनों की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब नए नए डैम बनेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होगी। पावर हमें गांव गांव तक अगर बिजली पहुँचानी है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिशियनों की ज़रूरत होगी। तो ये कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिशियन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, अब बढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज ही होता रहेगा। यानी हमें इलेक्ट्रिशियनों की ज़रूरत आगे बढ़ मिलती रहेगी, हमें ज़रूरत होती रहेगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो आपकी जो ये ट्रेड है ये बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। स्कोप बहुत अच्छा है, आप इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो इसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारा इलेक्ट्रिशियन की। तो इसलिए हमें जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन अलग से बनाई है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से है, सिविल अलग से है, तो वैसे इलेक्ट्रिशियन भी ट्रेड अलग से है, जिसमें हमें इन जहाँ पे भी करंट होगी वहाँ पे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन वालों की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिशियन वालों के कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपकी करंट नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रिकल जो आदमी हो अगर कोई करंट नहीं होगी तो आपकी कोई मशीन नहीं चलेगी। अगर मान लो पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ अगर बिजली नहीं बनेगी तो पूरे विश्व में आपका क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, कोई चीज़ काम ही नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल की भी करंट की भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस है, और जो उनमें काम कर रहे हैं, जो उनको प्रोडक्शन करा रहे हैं, उनकी भी हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसके अगर हम उससे कैरियर के उससे देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी ट्रेड होती है अपनी आपकी इलेक्ट्रिशियन, और वर्क भी बहुत अच्छा होता है। नॉलेज इसमें आपको बहुत नॉलेज की चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो प्राणी को करंट या बिजली का झटका कैसे लगता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, आदमी होता है, वो एक क्या है, सुचालक है, यानी कंडक्टर है, कंडक्टर की तरह काम करता है। यानी उसके शरीर से क्या होती है, करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। सुचालक यानी उसके शरीर से करंट क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। तो जब भी आदमी क्या करता है, किसी तार को छूता है, यानी जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है, आपका क्या है, तार में अगर कहीं पे कटा है, अगर आदमी वहाँ पे छूता है, ठीक है, किसी ऐसी जगह में छूता है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, जो करंट होता है वो जो भी आदमी होगा उसके अंदर से गुजरने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब उससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर से कहाँ, अर्थ में जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आदमी को क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो आदमी से करंट तभी फ्लो होगा जब उसका सर्किट पूरा होता है, ठीक है। तो आदमी अगर क्या है, ज़मीन में टच है तो क्या होगा, उसका सर्किट पूरा हो जाएगा और वो उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आदमी को झटका लगेगा, ठीक है। तो जो उससे क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम जो होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है, उसके दिमाग में सिग्नल जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, आदमी को झटका लगता है। करंट उसमें झटका नहीं लगाती, जो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो उसको झटका लगाता है, यानी उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है। तो उसके कारण आप हमें लगता है कि उसको क्या है, झटका लग रहा है, ठीक है। करंट तो केवल क्या करती है, अपना सर्किट पूरा करती है, करंट उसके अंदर से फ्लो होती है, ठीक है। जो भी उसमें झटका लगेगा वो किसके कारण लगता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका, ठीक है,
वो दिमाग में सिग्नल भेजता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको दिमाग क्या काम क्या करेगा, उसको कभी बाहर खींचने की कोशिश करेगा, कभी अंदर करने की। ठीक है, तो इस तरीके से उसको झटका लगने लगता है। ठीक, आगे है कि जैसे नोट लिखा है आपका, ठीक है, नोट ये है कि हमारा सर जब करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट पूरा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, तभी हमें झटका लगता है। अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो झटका नहीं लगेगा। अगर मान लो हम, ठीक है, मान लो किसी आदमी ने क्या कर रखा है, रबड़ के जूते पहने हैं, तो क्या होगा, उसको झटका नहीं लगेगा क्योंकि उसका सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्रिकॉशन में जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उन्हें रबड़ के जूते पहनने चाहिए, रबड़ के ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका सर्किट पूरा नहीं होगा, वो अर्थ से टच नहीं हो पाएगा और करंट जो होगी अर्थ में नहीं जा पाएगी। तो इस तरीके से उसके शरीर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो जब सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी तारें होती है, तार में अगर चिड़िया बैठ जाती है तो उसको करंट नहीं लगता है, एक तार में बैठती है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही तार में टच है, उसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो दोनों तार में अगर टच हो जाती है तो उसको क्या लगेगा, करंट लगेगा। ठीक है, तो आपको पता है सर्किट पूरा होने के लिए क्या चाहिए, फेज भी चाहिए होता है, न्यूट्रल भी चाहिए होता है। ठीक है, या अगर फेस मिल रहा है, अगर वो अर्थ से कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, एक सर्किट पूरा हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो होता है न्यूट्रल, जो होता है न्यूट्रल वो अर्थ होता है, तो यहाँ से उसको क्या मिल जाएगा, एक सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फेस और अर्थ से भी सर्किट पूरा हो जाता है, फेस न्यूट्रल से भी सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो आपको करंट लगेगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि विद्युत झटके के प्रभाव। तो विद्युत झटके से क्या प्रभाव पड़ जाएगा, किसी को विद्युत झटका लग रहा है तो उससे क्या होगा, वो या तो क्या धक्का लगेगा, दूर गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। ठीक है, छाले पड़ जाना जहाँ पे भी हो। ठीक है, झुलस जाता है जहाँ पे भी टच होता है। ठीक है, आदमी का शरीर मरने के किनारे पहुँच जाना, यानी मर भी सकता है आपका। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम इस, अगर किसी आदमी को झटका लग जाता है, अगर किसी मनुष्य को विद्युत झटका लग जाए, बेहोश हो जाए या सांस बंद हो जाए तो उसकी प्राथमिक सहायता कैसे करें। अगर किसी मनुष्य को ये झटके लग जाए, करंट लग जाए, तो हम उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर में ले जाने से पहले हम उसको क्या क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें उसको करंट से अलग करना पड़ेगा, जहाँ पे भी वो उसकी बॉडी टच है वहाँ से उसको अलग करना पड़ेगा। उसको अलग करने के लिए हमें क्या, या तो मेन स्विच बंद कर दें। ठीक है, जहाँ पे वो कनेक्ट है उस वायर से क्या करंट फ्लो को हम रोक दें। ठीक है, किसी सूखे डंडे से उसको हटा लें। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशन होती है, आपको ये चीज़ें पता होगी, थ्योरेटिकल है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। सेकंड केस आपका ये है इसमें कि क्या है, अगर आदमी झुलसने या जलने का उपचार, अगर आदमी झुलस गया यानी उसमें जलने लग गया, उस मतलब जहाँ जैसे उसको करंट लगा है वो जल गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन होती है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके कपड़ों में चिंगारी निकल रही है तो हमें पहले तो उस चिंगारी को बुझाएंगे। ठीक है, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके शरीर को ऐसे नहीं कि हम दबा रहे हैं। ठीक है, सेकंड, उसमें खारे सोडे का घोल या बर्नॉल का लेप लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अगर वो आदमी होश में है तो उसको गर्म दूध या चाय पिलाएंगे। ठीक है, मतलब दी जा सकती है, हम उसको चाय या गर्म दूध भी पिला सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर वो क्या है उसको करंट लगाया हो, जला हुआ है, उसको भागने नहीं देना है, तो उससे क्या होगी, आग जो उसकी चिंगारी होगी वो और फैल जाएगी, आग उसमें और फैल जाएगी। ठीक है, जो छाले हैं उनको फोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें कुछ और प्रिकॉशन कर सकते हैं। अगर आदमी बेहोश हो जाए, ठीक है, ये तो था कि जब आदमी होश में हो, अगर बेहोश हो जाए तो उसके लिए हमें ये 3-4 विधि है, इनको करना पड़ता है। सबसे पहली विधि क्या है, पहली विधि हम देखते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है, पहली विधि है, उसमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को, जिसको भी करंट लगा है उस या जो बेहोश हुआ है उसको इस तरीके से लेटा दो। ठीक है, उल्टा करके लेटा दो और उसके हाथ आगे की तरफ कर दो। ठीक है, सेकंड है, उसके उस साइड बैठ के उसको हाथ से थोड़ा क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए। ठीक है, पहले घुटनों के बल बैठ के उसको क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए उसके शरीर को। अभी इसकी जैसे नीचे इसमें दिया है, इस तरीके से यहाँ पे उसके शरीर को पुश करना चाहिए। ठीक है, 2 या 3 सेकंड के लिए डालना चाहिए ये जो दबाव है। ठीक है, उसके बाद इसको भी छोड़ दो।
पहले उसको दबाव डालो, फिर उसका जो कर दो, छोड़ दो। इस तरीके से हमको ये करना है, ठीक है। और ये क्या करना है, कितनी बार करना है, 15 से 20 बार इसको ऐसे पुश और छोड़ना है, फिर उसको पुश करो, फिर छोड़ दो। कितनी बार करना है, 15 से 20 बार करना है, ठीक है। और तब तक करना है जब तक जो मनुष्य है वो अपनी सांस लेना स्टार्ट ना कर दे खुद, ठीक है, सांस लेना स्टार्ट ना कर दे। तो इस विधि को बोलते हैं सैफर मेथड, ठीक है, सैफर विधि बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मनुष्य को इस तरीके से लेटा कर पुश करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैफर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड जो विधि है, अगर किसी मनुष्य के क्या है छाती में अगर क्या करंट लग गया या जल गया है, तो अब उसको देखते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे किसी मनुष्य के छाती में अगर मान लो जल गया, करंट लग गया, तो क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लेटाएंगे, ठीक है। और जो आदमी उसका हेल्प कर रहा है वो, इसमें मिनिमम 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो इसकी हेल्प कर रहा है उसको इस तरीके से उसके सर के साइड बैठना चाहिए, ठीक है। और उसके हाथों को क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ठीक है। और हम जो आदमी होगा उसके नीचे तकिया या कोई भी कंबल रख देंगे, जिससे कि क्या है, वो सांस लेने में उसको आसानी हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसके जो दोनों हाथ है उनको उठा के छाती में रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा 2 या 3 सेकंड के लिए करना है, और ऐसा 15 से 20 बार करना है, यानी सीधा करना है, उसकी छाती में रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके जो फेफड़े हैं वो खुलने लग जाएंगे, और आसानी से क्या कर लेगा, सांस ले लेगा, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि, ठीक है। इस विधि को बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि, ठीक। तो उस विधि को बोलते थे सिल्वेस्टर विधि, ठीक है। तीसरी विधि में करते हैं, क्या करते हैं, अगर आदमी मान लो बेहोश हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नहीं ले पा रहा है, तो उसको सांस लेने की 2 विधियाँ हैं, ठीक है। तो तीसरे चौथे जो मेथड है उसमें हम उसको कृत्रिम सांस देने की विधि को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो आदमी होता है उसको अपने मुंह से क्या करते हैं, कृत्रिम सांस देते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, उसके फेफड़े के अंदर जब वो हवा जाएगी तो उससे क्या होगा, उसके फेफड़े फूलेंगे और क्या हो, उसको सांस लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो उसकी हेल्प कर रहा है वो मनुष्य, उसको क्या करता है, उसके मुंह से मुंह लगा के, ठीक है, उसको कृत्रिम सांस देता है, ठीक है। आपने मूवी में भी देखा होगा, जब कोई आदमी डूब जाता तो उसको क्या करते थे, मुंह से क्या करते थे, सांस देते थे। तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है। चौथी विधि में क्या करते हैं, मनुष्य के नाक में वो पहले साफ करके रुमाल से क्या करेंगे, उसके मुंह में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे, और वहाँ पे उसको क्या करते हैं, कृत्रिम सांस देंगे। या तो मुंह से दे देंगे सांस, या एक मशीन आती है, ठीक है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार इसको जैसे यहाँ से ये जैसे इसका ये हिस्सा है, इसको दबाते हैं तो इसके अंदर हवा बच जाती है, ठीक है। और फिर वो मनुष्य के नाक में छोड़ दी जाती है। तो इससे क्या होगा, उसको कृत्रिम सांस हम देते हैं, जिससे कि क्या हो, जो भी उसके फेफड़े सुकड़ गए हों वो क्या काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये 4 मेथड होते हैं। पहला हमने पढ़ा था, एक तो हो गया सिल्वेस्टर मेथड, दूसरा दूसरा हो गया आपका सैफर मेथड, और ठीक है, तो 2 तो ये मेथड हो गया। तीसरा और चौथा क्या है, सांस देने की जो विधियाँ हैं, एक मुंह के थ्रू और एक मुंह से नाक के थ्रू, ठीक है। तो ये 4 मेथड होता है। अगर कोई भी आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हैं, तो ये इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट जो इसमें है कि इस सैफर विधि और सिल्वेस्टर विधि, ये दोनों विधियों के नाम आपको याद होना चाहिए और कैसे इनमें वर्क होता है, ठीक। अगला है कि अगर वर्कशॉप में आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं, आग रोकने के क्या क्या विधि है, ठीक है। तो आपको पता है आग लगने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो ईंधन फ्यूल की, एक ऑक्सीजन की, और एक तापमान की। अगर उसको जितना टेम्परेचर जलने के लिए चाहिए वो मिल गया तो हमें कहीं पे भी आग लग सकती है, ठीक है। तो कहीं पे भी आग लगने के लिए ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम घर में भी जाते हैं तो घर में भी हमें 3 चीज़ होते हैं, या तो तेल चाहिए, लकड़ी में अगर आग जलानी है तो एक तो लकड़ी चाहिए, एक तेल चाहिए, और एक क्या, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती है, और एक तापमान, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से ही हमारी आग लग जाती है। अगर हमने इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ हटा दी तो हमारी आग क्या होगी, नहीं लगेगी। अब हम इन्हें रोकने की विधि देखते हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं।
आपके आग बुझाने के कुछ यंत्र आते हैं जिसमें, ठीक है, सबसे जिन्हें हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, एक मिनट, ठीक है, जिन्हें हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप आग बुझाने वाला यंत्र, यानी इसमें सोडा और एसिड यूज़ होता है। तो हम इसको देखते हैं कैसा होता है ये। जो ये यंत्र होता है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, का एक घोल होता है रखा हुआ, ठीक है, और उसी के ऊपर एक कांच में क्या होता है, एसिड रखा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कांच में भरा होता है इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है, और क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एक गैस निकलती है उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे वो क्या होती है, आग बुझ जाती है। आपने देखा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं बहुत से, जैसे आप हॉल में जाओगे, ठीक है, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ रखे होते हैं, आप सबने देखे होंगे, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं, ये जो यूज़ होते हैं किस कैसी आग बुझाते हैं, ये बुझाते हैं जैसे आपके लकड़ी की आग हो गई, कपड़े में लग गई आग, इन चीज़ों में इसे यूज़ करते हैं। कौन सा, ये वाला, ठीक है। जहाँ पे तेल में, बिजली में आग लगती है वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते। सोडियम एसिड वाला जो यंत्र होता है इसको यूज़ नहीं करते। इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है ये, ठीक है। तो इसको यूज़ नहीं करते हम। कहाँ पे, अगर बिजली में आग लग रही है या कहीं पे लिक्विड में, जैसे पेट्रोल में आग लग गई, डीजल में आग लग गई, वहाँ पे इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं करते। सेकंड आता है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप में क्या होता है आपका, फॉर्म टाइप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ मिलता है, ठीक है, और एक झाग देता है, ठीक है, झाग की फॉर्म में क्या होता है, निकालता है, तो उसी को हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका, जैसे आपका पेट्रोल या कोई भी लिक्विड चीज़ में जैसे आग लगती है तो वहाँ पे आग बुझाने के काम आता है फॉर्म टाइप वाला, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो ये है इसमें, ये आपको ये रखना है कि सोडियम जो एसिड वाला है वो किस तरीके की आग को बुझाता है, ठीक है। फॉर्म टाइप वाला है वो किस तरीके की आग को बुझाता है और उनमें क्या क्या यूज़ होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला जो आपका फॉर्म टाइप वाला है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को एल्यूमिनियम सल्फेट या ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, झाग निकलता है आपका, ठीक है। तो उस झाग से आपका क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की झाग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में झाग निकलता है, उससे करते हैं आग बुझाते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल की आग बुझाने के लिए यूज़ होता है, बिजली की आग को बुझाने के लिए ये यूज़ नहीं होता आपका, ठीक है। उसके लिए यूज़ होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपका बिजली की आग को बुझाने के लिए। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो गैस होती है वो फील्ड होती है इसके अंदर, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं हम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है उसके अंदर, जो वेपर की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और जब ये निकलता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन, जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको पता है, मैंने तीन चीज़ बताई है, तो फ्यूल या ऑक्सीजन या जो भी टेम्परेचर, अगर हम उसको कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन को कम कर देगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग आपकी बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है CTC आपका, टाइप एक्सटिंग्विशर। ये आपका यूज़ होता है कहाँ पे, बिजली की आग बुझाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपरों में पूछा जाता है, ठीक। अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको अब हम देखते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, CO2, ठीक है। तो वो CO2 गैस की होती है, जहाँ पे भी आग लगी होती है उसके ऊपर फैल जाती है, ठीक है। तो फैल जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। तो इसका यूज़ हम बिजली की आग बुझाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी लिक्विड चीज़ में कोई आग लगी है, जैसे आपका तेल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनमें आग लगी तो वहाँ पे भी इसको बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के क्या क्या उनके अंदर भरा होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, और किस तरीके की आग को ये बुझाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हमने क्या, जो हमारी फायर है, आग है, उनको भी हमने कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D।
क्लास ए की जो आग होती है वो हमारी जैसे लकड़ी, पेपर, इनमें क्लोथ यानी कपड़ों में लगती है, सॉलिड मटेरियल में लगती है आग, उनको हम क्लास ए बोलते हैं। क्लास बी हम किनको बोलते हैं, जो लिक्विड में लगती है, ठीक है, जैसे डीजल पेट्रोल इनमें आग लगती है। क्लास सी आपका, एक मिनट, क्लास सी जो है आपकी गैस और लिक्विफाइड गैस में जो आग लगती है, ठीक है। और क्लास डी मेटल्स में जो आग लगती है आपका, ठीक है। तो ये आपकी जैसे बिजली में आग लग जाती है वायर में, ठीक है, तो वहाँ वो वाली आग होती है क्लास डी। तो इनके लिए मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्लास है वाटर वाला, ठीक है, तो जो ये क्लास ए वाला था इसको हम पानी से भी बुझा सकते हैं आग को, या हमने जैसे बताया था आपको सोडियम एसिड वाला, उससे भी हम इसकी आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है क्लास बी, जो लिक्विड में लगती है, तो इसको हम पानी को कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम फॉर्म टाइप या CO2 वाला, ड्राई पाउडर ऑफ CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तीसरा जो क्लास सी यानी गैस में जो आग लगती है, ठीक है, गैस के थ्रू जैसे, तो उनको उसके लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ठीक। और जो क्लास डी है उनके लिए हम CTC वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर्म टाइप लिक्विड टाइप वाला एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ करते, क्योंकि बिजली की आग होती है। बिजली में क्या होता है, अगर पानी डालेंगे तो और करंट लग जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, क्लास थी फायर की, जिनको आपको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी पूछा जाता है कि किस तरीके की आग होती है। क्लास सी किस तरीके की आग होती है, क्लास डी किस तरीके की आग होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है आपका कुछ सुरक्षा चिन्ह होते हैं जिनको हमें याद करने होते हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आता है मनाही वाले चिन्ह, यानी प्रोहिबिटेशन साइन, जिनमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है। जैसे आपको सिंबल होगा, बीड़ी पीने के लिए मना है, चलने के लिए मना है, ठीक है। और कुछ यानी यहाँ पे क्या है, जो आग लगी है वहाँ पे पानी फेंकने के लिए मना है, जैसे बिजली की आग, ठीक है, तो उनके लिए मना करने के लिए साइन। तो उसके लिए क्या होता है, गोल सर्कल होता है, ठीक है। तो एक गोल सर्कल जो होगा आपका, ये कैसा कलर का होगा, रेड कलर का होगा आपका, ठीक है। इस पर ऐसा साइन होता है, ये भी रेड कलर का होगा। और इसकी जो ये बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो ये चिन्ह होगा वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक बना रखे हैं जो भी चिन्ह है, ठीक, तो ये ब्लैक कलर का होगा। आदेशात्मक चिन्ह उन्हें बोलते हैं, मैंडेटरी साइन उन्हें बोलते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का आदेश दिया जाता है, ठीक है। जैसे आजकल मास्क पहनने के लिए दिया जाता है कि आपको मास्क पहनना है, ठीक है। तो इन चिन्हों को कैसे दर्शाता है, इन चिन्हों ये भी क्या होते हैं, गोल होते हैं आपके, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो नीले कलर का होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी सिंबल बना होता है वो वाइट कलर में होगा, जो ये जैसे हेलमेट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब वाइट कलर का होता है। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे, जैसे इसको चश्मा पहनना है, यहाँ पे हेलमेट पहनना है, मास्क पहनना है, ठीक है, ग्लव्स पहनना है, ये सब क्या है, सिंबल है। आदेशात्मक, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि इन चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं, अगला आता है इसमें चेतावनी चिन्ह, ठीक है। तो चेतावनी चिन्ह क्या करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो ये कैसा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है ऐसे, और क्या होगा, ट्रायंगल शेप में होता है ये, और इसके पीले कलर की इसकी सरफेस होती है, यानी पीछे इसका पीले कलर का होगा। इसके ऊपर जो चिन्ह होंगे वो कैसे ब्लैक कलर में बने होंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो डेंजर का साइन हो ऐसा, ठीक है, चाहे वो आपका रिस्क ऑफ फायर यानी आग बनी होगी जैसे ये हो गया, ठीक है। टॉक्सिक हैजार्ड यानी यहाँ पे जो खतरा होगा, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन यानी फटने का खतरा होगा। तो ये सब सिंबल बने होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आपको इनमें जो याद रखना है, इनके शेप याद रखना है, इनका कलर याद रखना है, ठीक है। जो 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 मैंने कलर बताए हैं, शेप बताया, उनको आपको याद करना है, जो जो मैंने आपको कलर बताए हैं, ठीक। सूचनात्मक चिन्ह किन्हें बोलते हैं, सूचनात्मक चिन्ह उन्हें बोलते हैं जो हमें सूचना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्गाकार शेप में होता है, ठीक है। और इसकी जो बैकग्राउंड होगा वो कैसे ग्रीन कलर में होगी, और ऊपर जो इसका सिंबल बना होगा वो वाइट कलर का होगा। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का होगा, जो भी ये प्लस का साइन बना है ये वाइट कलर का होगा। तो ये क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन साइन होंगे, ठीक है। तो ये है इन्फॉर्मेशन साइन। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है।
आगे जो इस चैप्टर का रह गया वो मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगा। मैं आपको थोड़ा जैसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको उनके बारे में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम व्यू से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डीपली मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको, अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू उनके बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है बहुत, एग्ज़ाम व्यू से भी, इंटरव्यू से भी, ठीक है। चाहे जैसे आपका CTI का पेपर होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। तो थैंक्स।